नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। आप सबका, आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। कानपुर की खबर से शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की, जहां आपको बता दें जनरल कोच के यात्रियों को कम कीमत में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे ने 15 रुपए में जनता खाना योजना जो है उसकी शुरू की थी, लेकिन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यह सुविधा लगभग गायब हो गई है। आपको बता दें मुनाफाखोरी के चक्कर में स्टॉल संचालक अब 80 रुपए तक के महंगे भोजन बेच रहे हैं, जबकि 15 रुपए का बोर्ड स्टॉल पर लगा होने के बावजूद यात्रियों को सस्ता खाना उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि जनता खाना से काफी राहत थी, लेकिन अब मांगने पर वेंडर या तो टालमटोल करते हैं या सीधे मना कर देते हैं। जांच में भी स्टेशन के फूड प्लाजा और अन्य स्टॉल पर जनता खाना उपलब्ध नहीं मिला। रेलवे की गाइडलाइन के अनुसार स्टेशन के स्टॉल पर जनता खाना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। सेंट्रल स्टेशन के उप यातायात प्रबंधक ने बताया है कि जो वेंडर ये सुविधा नहीं देंगे उन पर जुर्माना और कड़ी कार्रवाई होगी। सीआईसी को चेकिंग के आदेश दिए गए हैं और पहले भी ऐसे मामलों में दंड लगाया गया है। कानपुर से विशाल सैनी की खास रिपोर्ट। जनता खाना इसमें बेचा जाता है निर्देशित सारे स्टॉल को, और अगर बार बार इससे हम लोग इसमें जांच भी करते हैं और नहीं अगर पाया जाता है जनता खाना तो फिर हम लोग आर्थिक दंड भी लगाते हैं स्टॉल के ऊपर। पिछले अगर आप देखें 2 साल 3 साल में तो हम लोगों ने बहुत सारे सभी स्टॉल पे इसको लेकर जब भी ऐसा पाया गया है कि जनता खाना नहीं है तो लोगों ने लगाया है और चेतावनी भी दी है स्टॉल को, और आगे भी हम लोग इसकी और ज्यादा तरीके से निगरानी करेंगे कि जनता खाना सप्लाई सभी स्टॉल पे सुनिश्चित की जाए। शर्मा जी, मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ, प्रयागराज से आ रहा हूँ। नहीं, वो बोले हैं कि 3 गाड़ी आई थी और खत्म हो गई जी। अब ऐसी सुविधा होगी नहीं तभी तो मना कर रहे हैं। बन जाएगा सर, थोड़ा टाइम लगेगा, मौके पे मिल जाएगा, तुरंत बना के मिलता है, ऐसा नहीं। हाँ नहीं, बनने का है देते हैं आपको, देते हैं 10-5 मिनट में। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब के आह्वान पर सोमवार को जिले में काला दिवस मनाया गया है। मौलाना जहूर प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि संविधान की धारा के तहत मुस्लिम अनुसूचित जातियों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाए। पार्टी ने कहा है कि यह कदम सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। वहीं बता दें मौके पर कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर से अहमद हसन की विशेष रिपोर्ट। इस धरने पर पीस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आइए इनसे हम जान लेते हैं इनका क्या कहना है। जी, देश की आज़ादी के बाद भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ, और उस समय हमको जो है मुसलमानों को जो दलित मुसलमान है उसको आरक्षण मिल रहा था, लेकिन और वो आरक्षण जो है 10 अगस्त 1950 तक मिलता रहा। उसके बाद जो ये काला कानून धारा 341 को ला करके जो है उसको समाप्त कर दिया गया। हम पुनः सरकार से यही मांग करते हैं कि जो आरक्षण हमें मिल रहा था दलित मुसलमानों को, वो पुनः आरक्षण वापस हमारा किया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही आह्वान है, यही मांग है। वहीं राज्यपाल जी को अभी, राष्ट्रपति जी को अभी ज्ञापन सौंपेंगे हम लोग। बस पुनः जो है जो आरक्षण हमारा था वो हमको मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज के मार्गदर्शन में सोमवार को डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने करारी कस्बा और ग्राम सभा अगियोना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। इसी बीच यात्रा की शुरुआत कॉलेज परिसर से प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद जफर ने हरी झंडी दिखाकर की है। इससे पहले छात्रों ने देशभक्ति से जुड़ी रंगोलियां बनाकर एकता और अखंडता का संदेश दिया है। तिरंगा यात्रा के दौरान नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर प्रतिभागियों का स्वागत किया, जबकि भारत माता की जय के नारों से माहौल गुंजायमान हो उठा। बता दें डॉक्टर मोहम्मद जफर ने बताया है कि तिरंगा यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है और ये भारतीयों में राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करती है। कार्यक्रम का संचालन आलोक श्रीवास्तव और जाकिया सुल्ताना ने किया है।
कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद सागर बांध पर एक युवक के साथ 4 दबंगों ने बेरहमी से मारपीट की है। आरोप है कि दबंगों ने युवक को ईयरफोन देने के बहाने बुलाया और मौके पर बेल्टों से पीट कर उसके पीठ पर कई निशान बना दिए हैं। पीड़ित किसी तरह वहां से भागकर सीधे सदर कोतवाली पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना बताई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। और इसी बीच बुलेटिन में खबर देख रहे हैं एटा से, जहां आपको बता दें कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के उदित नपुर रामनगर में सपा नेता रामसेवक पहलवान और उनके भाई सतवीर पर गांव के ही एक युवक पर फावड़े से जानलेवा हमले करने का आरोप लगा है। जी हां, हमले के घायल युवक की हालत जो है काफी गंभीर है और अस्पताल से आगरा उसे रेफर कर दिया गया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने रामसेवक पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी भाई सतवीर की तलाश जारी है। रामसेवक पहलवान ने गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा है कि निधौली कला थाना क्षेत्र के चंद्रभानपुर में पुलिस मारपीट से किशोर की मौत का मुद्दा उठाने उन्हें भारी पड़ गया। उन्होंने दावा किया है कि ये घटना से उनका कोई संबंध नहीं है, वे मौके पर भी नहीं थे और पुलिस ने उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार भी किया है। एटा से अरियाज अली की विशेष रिपोर्ट। कानपुर देहात से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें सरवनखेड़ा ब्लॉक के मुबारकपुर लाटा के मजरा सफरार नगर में संपर्क मार्ग न होने से ग्रामीणों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ गई हैं, वो चरम पर है। साथ ही आपको बता दें ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सड़क निर्माण न होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बीमार लोगों को चारपाई पर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। इसी बीच ग्रामीण नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है कि सड़क न होने से कई लोगों की जान जा चुकी है और उन्होंने बताया है कि उनकी मां श्यामा देवी को समय पर अस्पताल न पहुंचा पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण करने की मांग की है, ताकि इलाज, शिक्षा और आवागमन में होने वाली दिक्कतों से राहत मिल सके। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। मेरी समस्या रोड की है, रास्ता की। कितने दिनों से है इस समस्या? जब से देश आजाद हुआ। तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? अब ऐसे जाते हैं, जिस दिन पानी गिर जाता है उस दिन ना ही आवत है। अगर कोई इमरजेंसी जाना चाहे तो चारपाई से ले जाते हैं इमरजेंसी के। प्रधान जी मिले आपसे? कोई प्रतिनिधि अधिकारी आया इस समस्या? प्रधान जी मिले, प्रधान जी आए थे तो वो कह रहे हमारे बस का नहीं है। रोड की भाई साहब सबसे बड़ी समस्या है। जब से हमारा जन्म हुआ है आज तक यहाँ पे आरसीसी इंटरलॉकिंग कुछ हुई नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है रोड, डामर वाला। बच्चे यहाँ से कंधे पर रख के वहाँ गाड़ी आती, वहाँ छोड़ने जाना पड़ता है। सबसे पानी, बारिश हो रही कोई दिक्कत नहीं, घर से निकलना मुश्किल है ही है, बाकी इतना कीचड़ है, कोई सब भारी समस्या है। प्रधान से बोला मैंने कि भाई यहाँ का देख लो रोड, कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं। बोला हमारे दायरे से बाहर है भाई, क्या करें बताओ। आप किससे बोला जाए बताओ? जिला पंचायत, वो मतलब यहाँ कोई मतलब है नहीं है, हमको बोर्ड नहीं दिया। हाँ, ये सब भारी समस्या है रोड की। स्कूल कैसे जाते हैं आप लोग? अस्पताल वगैरह, बाजार कैसे जाते हैं? यहाँ से बच्चे स्कूल जाते तो हैं, लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रोड है, डामर वाला। वहाँ से बच्चे यहाँ से अपने गार्जियन साथ में लेके पैदल जाते हैं, कंधे पे बैठा के जाते हैं। ये समस्याएं, गाड़ी जाती है, जा रही सामने। आप लोगों ने कहीं शिकायत की इसकी प्रधान ब्लॉक स्तर पे भाई सीएम कोटे तक सुनवाई हमने ये इसकी की इंक्वायरी हुई। हमारे पास कॉल भी आई, 2-4 लोग इकट्ठा हुए, बोले कि ठीक है आपकी सुनवाई हो रही है। हमारे पास लखनऊ से फोन आया, बोले सीएम ऑफिस से बोल रहे हैं, क्या समस्या है। कई बार हमने बोला भाई साहब रोड की सबसे समस्या आज से 2-3 वर्ष हो गए भाई। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें काकोरी थाना क्षेत्र के मोदीनपुर
गांव में पैसे के विवाद को लेकर अनिल नामक युवक को गोली मार दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही एसीपी शकील अहमद और काकोरी थाना प्रभारी सतीश राठौर मौके पर पहुंचे और घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। काकोरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। लखनऊ से दिनेश राजपूत की विशेष रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, बुध बाजार की एक कपड़े की दुकान से 6,75,000 रुपए चोरी होने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। चोरी का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपी को दबोच लिया, जो कि दुकान का ही पुराना कर्मचारी था। 3 अगस्त की रात दुकान के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे, जिससे वारदात को अंजाम देने में आसानी हुई है। आरोपी अंकित, जो पिछले 10 वर्षों से दुकान में काम करता था, दुकान के ऊपर जाने वाले गेट को खुला छोड़ दिया। इस मौके का फायदा उठाकर वो छत से अंदर जाकर गल्ले से लगभग 6,75,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गया। दुकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना से अंकित तक पहुंच बनाई है। इसी बीच 11 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से लगभग 6,71,410 रुपए पाए गए हैं, बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कर्ज चुकाने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र के बुद्ध बाजार के रहने वाले राजीव धमीजा जी ने कल कोतवाली थाना पे एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कपड़े की दुकान है, उनके दुकान से 6,75,000 रुपये की चोरी हो गई है। इस पर तत्काल हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसके बाद सीओ कोतवाली और एसएचओ कोतवाली की टीम ने इसमें बहुत स्विफ्टली एक्ट करते हुए उन लोगों ने उसी दुकान में काम करने वाले अनिकेत नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गहराई से पूछताछ उससे हुई और उसने स्वीकार किया, उसने चोरी की घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया और उसके पोजीशन से टोटल जो पैसा वहाँ से चोरी हुई थी सब उसने 100% बरामद हुआ है। इसमें हम लोग उसको गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं और इसमें अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनफैक्ट जब इसे पूछताछ की गई अनिकेत से, तो उसने ये बताया कि वो काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में था और उसके पास कुछ कर्ज थे, तो उस कर्ज को लेकर के वो परेशान था और इसीलिए उसने जो दुकान था, उस दुकान का जो सीढ़ी है उसके गेट को खुला छोड़ करके और अर्ली वहाँ से निकल गया और जाकर वहीं मोहल्ले में छिप गया। जब दुकान बंद हो गई उसके बाद जाकर के उसमें एंटर करके और उसने जो जहाँ कैश रखा हुआ था वहाँ से उस कैश को लेकर के सीधे बैग में भर के और जाके अपने घर में रख दिया था। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, मुरादाबाद में जल्द ही देश का पहला डिजिटल वॉर म्यूजियम स्थापित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। म्यूजियम में 2 टैंक, मिग-27 विमान और तेजस विमान का मॉडल प्रदर्शित होगा। इसी बीच साथ ही ड्रोन, थिएटर, लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल इंटरैक्टिव डिस्प्ले जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस संग्रहालय का उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और तकनीकी ताकत को युवाओं और आम जनता तक पहुंचाना है। अधिकारी बताते हैं कि यह म्यूजियम मुरादाबाद को एक नया पर्यटन स्थल भी बनाएगा और देशभक्ति की भावनाओं को मजबूत करेगा। यह प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ी को भारतीय सेना और भारतीय सैन्य गौरव से परिचित कराएगा। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, वॉर म्यूजियम का निर्माण पिछले 5 महीनों से नगर निगम मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद जनपद में कराया जा रहा था और इस क्रम में माननीय रक्षा मंत्री जी के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में हमें 2 टैंक और एक मिग-27 विमान मिलने की जो कार्रवाई शुरू हुई थी, उसमें हमें टैंक भी मिल चुके हैं और कल मिग-27 विमान भी हमें अम्बाला एयरफोर्स हेडक्वार्टर से मिल गया है। साथ ही बहुत सारे जो हमारे हथियार हैं या जो स्केल्ड मॉडल हैं वो डिफेंस की PSU कंपनियां जो हैं उनसे भी मिले हैं। HAL से भी हमें तेजस विमान का मॉडल मिल गया है। कुल मिलाकर ये अपनी तरीके का देश का सबसे अत्याधुनिक और समृद्ध रक्षा संग्रहालय बन सके, इसलिए हमारे प्रयास जारी हैं और दीपावली से 1 सप्ताह पूर्व की हमारी तिथि लगभग घोषित की जाने वाली है, जब हम इसका भव्य उद्घाटन करा पाएंगे। उसके अलावा और क्या खासियत रहने वाली है?
देखिए, इस वॉर म्यूजियम में जो परंपरागत तरीके से वॉर म्यूजियम बनाए जाते हैं उनके इतर जो है हमने डिजिटल तरीके से इनको बनाया है। इसमें हमने एक ट्रेंच भी बनाई है। सारे जो टेरेन वॉरफेयर होती है अलग अलग जगहों पे जो आर्मी लड़ती है उनका एक्सपीरियंस देने की जो है हमने कोशिश की है। साथ ही हमने इसमें 22.5 डिग्री पर झुकी हुई सीट के साथ एक डोम थिएटर बनाया है, जिसपे कि एक अलग तरीके का जनता को एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही साउंड एंड लाइट शो भी रखा गया है। कुल मिलाकर जो मुरादाबाद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश या देश की जो जनता यहाँ आएगी इस वॉर म्यूजियम को देखने, हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें एक अलग तरीके का देशभक्ति का अनुभव भी होगा और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सेना के जो त्याग समर्पण के जो उनके कार्य हैं उनसे अवगत भी हो सकेगी और उनसे मोटिवेट होकर सेना में ज्वाइन करने के लिए भी मोटिवेट होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविधान निर्माण पार्टी समेत वॉर म्यूजियम की साइट का भी निरीक्षण किया था। ऑन साइट निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक भी था और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। उनके द्वारा भी कुछ जो सजेशंस दिए गए हैं इस वॉर म्यूजियम में उन्हें भी हमने तत्कालिक रूप से काम शुरू करा दिया है। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा थी कि वो इसे 2 मंजिला बनाते हुए इसमें अत्याधुनिक चीज़ों को ऊपरी मंजिल में रखा जाए, उस पर भी हमने काम शुरू कर दिया है। साथ ही साउंड एंड लाइट शो के विषय में भी उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की थी, तो हम उसकी स्क्रिप्ट पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।